आज का टॉपिक है कि संज्ञा की पहचान कैसे करें और संज्ञा किस तरीके से एक संज्ञा से हम दूसरी संज्ञा में जा सकते हैं। ऐसा मानती हूँ कि आपने कल वीडियो पूरा देखा होगा, उसमें आपको काफी चीजें समझ में आई होगी और जो मैंने आपके लिए आसान सी ट्रिक बनाई है उससे आपको काफी कुछ सहायता मिली होगी। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। संज्ञा की पहचान कैसे की जाए, किस तरीके से एक ही शब्द जब वाक्य के अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है और उसका अर्थ अलग तरीके से लिया जाता है तो किस तरीके से वो एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में चला जाता है। आइए हम वाक्य में प्रयोग के द्वारा समझते हैं कि जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि गांधी जी ने भारत को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तब इसके अंदर सबसे पहला शब्द यहाँ मैंने लिखा है कि गांधी जी। अब यहाँ गांधी जी लिया है तो विशेष रूप से ये किसी न किसी व्यक्ति विशेष का ही नाम है और व्यक्ति विशेष गांधी जी जब नाम लेते हैं तो हमने हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का ही नाम आता है। तो यहाँ पे गांधी जी कैसा शब्द हो गया, यहाँ मैंने पहले से लिख रखा है कि व्यक्तिवाचक शब्द हो गया है। तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, यानी व्यक्ति की विशेषता बताने वाली संज्ञा, जिसको आप अच्छे से समझ चुके हो। व्यक्तिवाचक में कोई भी बच्चा कहीं पे भी मात नहीं खाता है, क्योंकि व्यक्ति का, स्थान का, जगह का नाम हुआ बच्चा अच्छे से याद रख लेता है, उसकी पहचान भी कर लेता है। अब यही गांधी जी शब्द यदि दूसरे तरीके से प्रयोग किया जाए या उसके अंदर से कुछ हटाकर दूसरे तरीके से प्रयोग कर दिया जाए तो वो किस तरीके से ये संज्ञा दूसरी संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। चलो देखते हैं कि आज देश को किसकी आवश्यकता लिखी है मैंने, गांधी की आवश्यकता है। तब यहाँ पे गांधी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ गांधी शब्द जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे क्या दर्शा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गांधी शब्द का क्या मतलब हो गया कि गांधी जी जैसे विशेषता वाले व्यक्तियों की आज अपने देश को आवश्यकता है, जो अपने देश को आगे बढ़ा सके। तो अब यहीं पे यही गांधी जी शब्द यहाँ व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो गया कि वो प्रयोग के आधार पर शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है और प्रयोग के आधार पर संज्ञा भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये गांधी जी शब्द व्यक्तिवाचक में भी इस तरीके से प्रयुक्त होता है और जातिवाचक में इस तरीके से प्रयुक्त होता है। तो किस प्रकार व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में हम जा सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको। ठीक वैसे यहाँ मैंने लिखा है कि सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे सेब क्या हो गया, किसी विशेष फल का नाम होता है, फल का नाम है। यदि हमें फल लिख लेती तो फल किसमें, फल केवल जातिवाचक को ही शो करता है। तो यही मैंने फल का नाम लिखा है, चूंकि तो फल का नाम लिखा है तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये सेब की या किसी फल की विशेषता को बता रहा है। और वहीं यही सेब यदि दूसरे तरीके से वाक्य में प्रयुक्त करे तो ये अपना पूरा अर्थ ही चेंज कर देता है और संज्ञा भी चेंज कर देता है। कैसे कि वर्तमान में कश्मीरी सेब। अब यहाँ पे क्या हो गई, मैंने सेब के साथ में किसका प्रयोग कर दिया है कि यहाँ कश्मीरी सेब। तो ये क्या हो गई, इसकी विशेषता को बता रहा है। जब इसकी विशेषता को बता रहा है तो ये व्यक्तिवाचक की संज्ञा में नहीं आता है। और यहीं पे कि यदि मैं यहाँ लिख देती कि सेब व्यक्तिवाचक ही होता है तो इसको कई बार बच्चे क्या मान लेते हैं कि अपने वो दिमाग में जैसे रटाया ऐसा कर लेते हैं कि ये है, तो ये सारी क्या हो गई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जबकि हम देखते हैं कि शब्द के प्रयोग, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं, उसी प्रकार शब्द के प्रयोग से हम संज्ञा भी परिवर्तित हो सकती है। और उसको अच्छे से, धैर्य से, और हमेशा ये देखिए कि वाक्य हमसे क्या पूछ रहा है, इस वाक्य में अर्थ कौन सा छुपा हुआ है और उस वाक्य में प्रयोग जो शब्द किया गया है उस शब्द से हमें क्या पता चल रहा है या प्रश्न हमसे क्या जानना चाहता है। तो इसी तरीके से हम ये सब चीजें पहचान सकते हैं और अच्छे से पहचानेंगे। तो यहाँ सेब क्या हो गया, जातिवाचक की समूह में आ जाएगा। ठीक है, अब और लेते हैं जैसे कि ये यहाँ तक तो ठीक है, व्यक्तिवाचक समझ में आ गया, जातिवाचक समझ में आ गया। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आज मैंने आपके ये टॉपिक इसीलिए लिया है कि पहचान कैसे करें। बच्चे यही होते हैं, संज्ञा एक बहुत छोटा सा बिंदु है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों? क्योंकि जब से आप समझना शुरू होते हैं
तब से आपकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक आप अपने संज्ञा को भूलते ही नहीं है। तो उसको किस तरीके से बदला जा सकता है, किस तरीके से पहचाना जा सकता है, तो यहाँ मैंने लिखा है जैसे परिवार में सब मिलकर रहते हैं। तो यहाँ परिवार कैसा शब्द हुआ कि भी ये किसको ये यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है एक व्यक्ति विशेष के समूह को दर्शा रहा है, यानी सदस्यों को दर्शा रहा है। तो परिवार क्या हो गया यहाँ पे, अपने कौन सी संज्ञा हो गई यहाँ पे, परिवार समूहवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि ये किसी समूह को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये समूहवाचक। अब इसी शब्द को यदि मैं वाक्य में दूसरे तरीके से प्रयोग करूं तो यही परिवार शब्द किस में चला जाएगा, जातिवाचक समय में, जातिवाचक में चला जाएगा। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो द्रव्यवाचक और जो समूहवाचक है, ये दोनों संज्ञा कहाँ से ली गई है, अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाली संज्ञा के आधार पर ही हिंदी में इन दोनों संज्ञाओं को भी मान्यता दी गई है। क्यों, इसलिए कि ये दोनों ही किसके पाठ माने जाते हैं, जातिवाचक के माने जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसको मान्यता दी गई, इसलिए इसको हिंदी में भी मान्यता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैंने, जैसे इसी परिवार शब्द को दूसरे तरीके से हम अगर लेंगे तो कैसे लेंगे कि सरकार ने कोरोना पीड़ित परिवार, अब यहाँ पे कोरोना पीड़ित परिवार यहाँ लिख दिया, तो यहाँ के ये परिवार किसी समूह को प्रदर्शित कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ परिवार किसी एक विशेष किसी विशेष जाति को प्रदर्शित कर रहा है, तो किसी विशेष जाति को प्रदर्शित कर रहा है, तो अब हम इसको किसमें गणना कर लेंगे, या जातिवाचक में इसकी गणना की जाती है, क्योंकि ये इसको ही बता रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से हम शब्दों के प्रयोग करते हैं, तो शब्दों के प्रयोग से किस तरीके से अर्थ परिवर्तन भी हो जाता है और ये संज्ञाएं भी अपना रूप बदल लेती हैं। ठीक है, और दूसरा और समझते हैं द्रव्यवाचक, जो हमने कल पढ़ी थी। तो द्रव्यवाचक में कैसा होता है कि हमने कल बताया था आपको कि कोई भी विज्ञान की भाषा में देखे तो धातु या अधातु, जिसको द्रव्य के नाम से जाना जाता है, या द्रव्यवाचक संज्ञा में उसको लिया जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा है सोना क्या है, एक धातु है और सोना धातु है, तो वो कौन सी संज्ञा हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक ये तो आप अच्छे से समझ गए हो। अब वही सोना द्रव्यवाचक से जाति में किस तरीके से चला जाता है, तो ये कि भारत देश की धरती सोना उगलती है। अब यहाँ पे सोना का दूसरा अर्थ लिया जा सकता है क्या, सोना का अर्थ विशेष रूप से सोना ही हुआ, नहीं होता है। तो सोना नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई दूसरा क्या हो गया कि यहाँ सोने का अर्थ धन धान्य से भी लिया जा सकता, अनाज से भी लिया जा सकता है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपके जातिवाचक संज्ञा। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से संज्ञाएं प्रयोग के आधार पर उनका परिवर्तन हो जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से शब्दों को परिवर्तित करके संज्ञा में बदला जा सकता है, या संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है, किस तरीके से एक ही शब्द दूसरी तरीके से। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाववाचक संज्ञा सभी संज्ञाओं से बनाई जा सकती है या अन्य शब्दों से भी बनाई जा सकती है। वो किस तरीके से बनती है देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि जैसे विशेषण से बनाई जा सकती है, वो दशा, अवस्था, रंग, भेद जो भी होता है, तो वो उनको किस तरीके से हम बदल सकते हैं, भाववाचक संज्ञा में हम बदल सकते हैं। अवयव जो कि एक अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द भी प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो सकते हैं। और सर्वनाम, किस तरीके से सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम के शब्दों को भी हम भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में ले लेते हैं। चलो देखिए, यहाँ देखिए मैंने लिखा है अच्छा। अच्छा क्या है, किसी की विशेषता को बताता है, तो इस अच्छा को संज्ञा में किस तरीके से बदला जा सकता है, अच्छाई, ये किसी का भाववाचक संज्ञा को बता रहा है। ठीक, पटुता, पटु यानी चतुर, अब उसी पटु को मैं यहाँ भाववाचक संज्ञा में बनाऊंगी तो वो क्या बन जाएगा, पटुता। चतुर, चतुराई। ठीक है, लघु जिसको छोटा बोलते हैं, लघु ता, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। प्रश्न जो कि भीतर का भाव होता है, ता प्रत्यय लगाने से किस तरीके से, ता, ई, इक, इन शब्दों के प्रयोग से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। ठीक वैसे ही ईमानदार व्यक्ति का गुण होता है, अब उस ईमानदार को भाववाचक संज्ञा में किस तरीके से बदला जा सकता है, ईमानदारी।
करुण, भीतर का दुख प्रकट करने के लिए तो वो करुणता। ठीक है, ये तो क्या हो गए अपने, ये सारे विशेषण। विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं अवयव शब्द। अवयव शब्द वो शब्द होते हैं जो काल, वचन, क्रिया के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। अब उनको संज्ञा में किस तरीके से, भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाई जा सकती है, वो दुख क्या हो जाएगा, दुखी। आश्चर्य, आश्चर्यजनक। ये भाववाचक में प्रयुक्त होता है और ये अवयव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विस्मय, जब हम किसी चीज को देखकर विस्मय यानी ऐसे रह जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी अपनी विस्मयता। ये हो गया अपने अवयवों से। अब ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं जो सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। निज यानी अपना, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, उसका हो जाएगा निजता। आप का हो जाएगा आपा। तो इस तरीके से विशेषण, अवयव, सर्वनाम आदि का प्रयोग करके भाववाचक संज्ञा इस तरीके से बनाई जाती है। वहीं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाई जाती है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाई जा सकती है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ शब्द लिखा है बुढ़ा। अब बुढ़ा में पा प्रत्यय जोड़ देने से ये क्या बन गया, बुढ़ा पा। वैसे ही स्त्री के अंदर त्व प्रत्यय लगाने से स्त्रीत्व, मर्द मर्दानगी, लड़का लड़कपन। इसी प्रकार ईश्वर कैसा शब्द है, ईश्वर यदि मैं यहाँ लिखती हूँ तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। और वहीं ईश्वर के अंदर, ईश्वर के साथ यदि मैं त्व प्रत्यय लगा दूं तो क्या बन जाता है, वो आपके ईश्वरत्व। ठीक है, वैसे ही हम शब्द लिखते हैं गुरु। गुरु के अंदर यदि आप त्व प्रत्यय लगाते थे हो तो वो किसका रूप बन जाता है, गुरुत्व। तो अब आपने देखा है कि किस तरीके से हम शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़ देने से मोस्ट ऑफ यानी अधिकतर तो यही होता है कि ता, इक और कुछ कहीं कहीं पे जनक या ई प्रत्यय का प्रयोग करके हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सबसे अधिक तो यही होता है। और वहीं कहीं कहीं पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसको प्रयोग के आधार पर जातिवाचक संज्ञा में भी बदला जा सकता है, या दूसरे संज्ञा को भी किस तरीके से प्रयोग के आधार पर हम उसको अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं। तो आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि भाई संज्ञा की पहचान कैसे करें या संज्ञा कैसे बनी जा सके। तो इस दूसरे पार्ट को पूरा तभी समझ पाएंगे जब आप पहला वाला वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे। धन्यवाद।